जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में बंटी चिड़ा कफे सेठ के यहाँ बारिश में भीगते हुए अनाज की बोरियां उठा रहा था। अरे ओ बंटी, जल्दी कर, तुझसे एक बोरी नहीं उठाई जा रही। अपने साथ के दूसरे पक्षियों को तो देख, कितनी बड़ी बड़ी बोरियां उठाकर गोदाम में रख रहे हैं और तू कछुए की तरह आराम से चल रहा है। ऐसे काम करेगा तो तुझे पगार नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर बंटी चिड़ा रोने लगता है और कफे सेठ से कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, मेरी पगार मत काटना, मैं अब जल्दी जल्दी काम करूँगा। थोड़ी देर तक सभी पक्षी अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं और फिर सभी पक्षी कफे सेठ से पगार लेने आ जाते हैं। शेले बंटी, तेरे आज की पगार। मगर मालिक, ये तो बहुत कम है। अरे ओ बंटी, तू मुझसे अब हिसाब करेगा? काम तो तू ठीक से करता नहीं है। तुझे इतने पैसे ही मिलेंगे। अगर काम करना है तो कर, वरना कल से मत आना। नहीं नहीं सेठ जी, ठीक है, जितनी पगार मिल गई यही बहुत है। आ गया ना लाइन पर, चला भाग जा यहाँ से। इतना मस्त मौसम हो रहा है, आज तो घर जाकर बिजली से पकोड़े बनवाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपनी हवाई मोटर में बैठकर घर चला जाता है। बाकी भी मजदूर पक्षी छाता लिए अपने घर की ओर जाने लगते हैं। बंटी चिड़ा ठंड में कांपते हुए तोते के पास जाता है। तोते यार, मुझे भी आज अपने साथ ले जाओ। मेरे पास छाता नहीं है, मेरा घर थोड़ी दूर ही है। बहुत ठंड लग रही है, बरसात में भीग गया हूँ। नहीं नहीं बंटी यार, मुझे माफ करना, तुम्हारा घर मेरे घर से बहुत दूर है। और तो और तुम्हारा घर नदी के पास है। तुम्हें तो पता है, वहाँ बारिशों के दिनों में पानी बहुत ऊपर आ जाता है। वहाँ तो कभी भी बाढ़ आ सकती है। तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। न कहते हुए तोता अपना छाता लिए वहाँ से चला जाता है और बंटी चिड़ा भी बारिश में भीगते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। कोमल बहू, देख, यहाँ बहुत पानी टपक रहा है। एक बाल्टी लाकर यहाँ रख दे। माँ जी, अब तो घर में एक बाल्टी भी नहीं बची। ना जाने, आज तो बारिश सुबह से बरस रही है, एक पल के लिए भी आराम नहीं मिल रहा। हाँ, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। घर आकर बंटी चिड़ा अपने घर को देखकर चिंता में पड़ जाता है। माँ, आज तो घर में पानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कोमल, एक बाल्टी मुझे दो, मैं भी पानी निकालता हूँ। अति जी, आप तो सारा दिन के थके हारे आए हैं, हम कर लेंगे। थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो मैं सबके लिए भोजन भी बना दूंगी। माँ, पिता की तबीयत कैसी है? बेटे, तुझे तो पता है, तेरे पिता अब चल फिर नहीं सकते, बस घोंसले में ही लेटे रहते हैं। दवा मैंने दे दी है, बस आराम कर रहे हैं। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने पक्के मजबूत घर बना लिए थे, जबकि बंटी चिड़ा अपने परिवार को लिए नदी के किनारे एक पेड़ पर घर बनाकर रह रहा था। गर्मी और सर्दी के मौसम में तो पानी का बहाव कम रहता था, लेकिन बारिश के मौसम में पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता था। सारा दिन बारिश होने के बाद रात को बारिश रुक जाती है। बहू, जाकर रसोई में देख कि अनाज पड़ा है कि नहीं, कहीं वो भी बारिश के पानी में भीग तो नहीं गया। नहीं माँ जी, मैंने राशन ऊंचे में रख दिया था, मैं अभी सबके लिए भोजन बना कर लाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन बनाती है। वो पूरा परिवार रूखा सूखा भोजन खाता है। बेटे, अब हमें अपना पक्का घर बनवा लेना चाहिए। जरा देखो तो, कभी भी टूट सकता है। हाँ माँ, मैं क्या करूँ, बारिशें बहुत तेज हो रही है। ऐसी बारिशों में काम करना बहुत मुश्किल है। एक तो मैं बहुत गरीब पक्षी हूँ, जो अपने परिवार का सहारा भी नहीं बन सकता। कोई बात नहीं पति जी, बस 2-3 महीनों की तो बात है। ये बरसात के दिन भी घट जाएंगे और फिर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने लिए एक बड़ा और मजबूत घर बनाएंगे। एक दिन कोमल चिड़िया मटका लेकर नदी से पानी भरने आती है। वो नदी का पानी देखकर डर जाती है। अरे ये क्या, पानी तो बहुत ऊपर तक आ गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? ये देखकर चिड़िया बहुत परेशान होती है और रात में वो अपने परिवार से बात करती है। बंटी जी, आप जाकर अपने मालिक से पैसे उधार ले लें, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। नदी का पानी बहुत ऊपर तक आ गया है, अगर बरसात शुरू हो गई तो हमारे लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है कोमल, मैं कल मालिक से जाकर पैसे मांगता हूँ। अगली सुबह बंटी चिड़ा कफे सेठ के पास जाता है।
मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अपने लिए किसी और जगह नया घर बनवाना है। आपको तो पता है बरसात का मौसम है और मेरा घर नदी के पास है। अगर मैंने नया घर नहीं बनवाया तो मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बंटी, मैं क्या करूं? मेरे पास पैसों के पेड़ लगे हैं। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तू जा यहाँ से। तभी जंगल में बारिश फिर से शुरू हो जाती है। माँ जी, इतना पानी भी निकाल लिया, लेकिन ये पानी तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तभी बंटी चिड़ा आता है। माँ, आप पिताजी को संभालें। कोमल, तुम मीना को साथ लो और सामान बांधो। जल्दी घर से बाहर निकलो। बेटे, क्या हुआ? तू इतना हाँफ क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं अभी सुनकर आ रहा हूँ। कबूतर चाचा ने बताया है कि हमारे जंगल में बाढ़ आ रही है। बाढ़ का पानी यहाँ किसी समय भी आ सकता है। हमारा घर तो नदी के पास है। जल्दी करिए, हमारे पास समय नहीं है। वो सभी पक्षी अपना सामान इकट्ठा कर ही रहे थे कि तभी पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है। तभी छत का एक हिस्सा टूटकर बंटी चिड़े के पिता पर आकर गिरता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तड़पते तड़पते वो मर जाता है। अपने पति को खोने के बाद सावित्री अपना सुध बुध खो देती है। बंटी के बाबा, कहाँ चले गए तुम? मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। तुम्हारे बिना जीकर मैं क्या करूँगी? माँ जी, ये वक्त ठहरे होने का नहीं है। चलिए जल्दी से घर से बाहर निकलिए। जैसे ही वो परिवार घर से बाहर निकलता है तो पूरा घर नदी में बह जाता है। मीना, मेरे पास ही बैठी रहना। बाढ़ का पानी बहुत ऊपर तक आ चुका था। वो सब एक पेड़ पर बैठे हुए थे। माँ, क्या अब हम मर जाएंगे? नहीं मीना बेटी, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी माँ आपको कुछ नहीं होने देगी। वो परिवार बहुत सहमा हुआ बैठा था। तभी महारानी चील अपने सिपाही उल्लुओं के साथ नाव पर आती है। पक्षियों, घबराओ नहीं, हम सब आपको बचाने आए हैं। नाव को देखकर उस परिवार की टूटी हुई आशा फिर से जुड़ जाती है। कुछ ही देर में चील के सिपाही उल्लू उन सभी पक्षियों को बचाकर नाव में बिठा देते हैं। ऐसे चील महारानी पूरे जंगल में फंसे हुए पक्षियों को बचाती है और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है। वहाँ ढेर सारे पक्षी थे जिन सब के घर बारिश में टूट चुके थे। देखो पक्षियों, तुम सब दाना खाओ और आराम करो। अब किसी बात की चिंता मत करना। जिन पक्षियों के घर भी टूट गए हैं, मैं उन सबको नए घर बनवा दूंगी और आप सब पक्षियों को काम दूंगी। ये बातें सुनकर सभी पक्षियों को तसल्ली होती है और कुछ ही दिनों के बाद चील महारानी उन सब पक्षियों के लिए नए घर बनवा देती है और उन सब पक्षियों को काम भी देती है। बिजली का भी अपना सामान लिए तेज बारिश में अपनी माँ वाले जंगल में चली जाती है। तभी बादल का वह चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, वो फिर से नाराज होकर अपने मायके चली गई है। आप प्लीज मेरे साथ चले। बादल भैया, आपका तो हर रोज का यही काम है। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है? आए दिन तुम किसी न किसी बात का फसाद बना लेते हो। तुम्हें अपने अलावा अपने बच्चे की चिंता करनी चाहिए जो अभी बहुत छोटा है। मुझे बस गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने 2 डंडे लगा दिए। इसी बात से नाराज होकर वो अपने मायके चली गई। बच्चा कहाँ है तुम्हारा? वो घर में ही है। इसी बात की तो ज्यादा चिंता है। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। ठीक है बादल भैया, मैं चलती हूँ आपके साथ, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं क्या, कोई भी जंगल का पक्षी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तभी मानो चिड़िया और बादल कौवा भी बारिश में गोरी कभी के पीछे पीछे उसके मायके चले जाते हैं। बिजली बहन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अपने छोटे बच्चे को छोड़कर चली आई? चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि सारा दिन मैं काम करती हूँ और ये निकम्मा बादल कोई भी काम नहीं करता। जब शाम को भोजन खाने का समय आता है तो लड़ाई करना शुरू कर देता है। मैं तो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आना चाहती थी, लेकिन इसने नहीं आने दिया। देखो बिजली बहन, अब आपको बर्दाश्त से काम लेना होगा। अपने लिए ना सही तो अपने बच्चे के लिए। देखना, एक दिन ये बादल सुधर जाएगा। चिड़िया, पहले ये कौन सा सुधरा है जो अब सुधर जाएगा? माँ जी, मुझे तो बस उस छोटे बच्चे की फिक्र हो रही थी।
इसलिए चली आई इसके साथ, वरना मैं तो कभी ना आती। माँ मैं जाती हूँ, मुझे भी जुगनू बहुत याद आ रहा है। फिर बिजली का भी चिड़िया की बात मानकर वहाँ से वापस चली आती है। मम्मा तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत रोया आपके बिना, लेकिन पापा मुझे डांट रहे थे आपका नाम लेने पर। चुप कर जा मेरा बेटा, मैं आ गई हूँ तेरे पास। बादल, अपने इस बच्चे की खातिर ही ऐसा ना किया करो। बात तो तुम ही बढ़ाती हो। लेकिन मारने तक तो तुम ही जाते हो। एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी मार बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होती तो कभी लौट कर ना आती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादल का बाप घूमता हुआ वापस अपने घर आता है। मोटी भैंस बैठी हुई हो, अपना पेट तो भर लिया होगा, क्या मेरे लिए कुछ रखा है? तुम सुबह से गए हुए थे फिरने, हमारा पेट क्या भरना? तुम अपना दाना भी ढूंढ कर नहीं खा सकते? मेरे पास 2 ही दाने थे जो मैंने एक जुगनू को खिला दिया और एक खुद खा लिया। इसी बात पर बादल कपी को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो डंडा उठाकर फिर से बिजली कपी को मारने लगता है। बिजली कपी रोती हुई चिड़िया के पास चली जाती है। क्या हुआ बिजली बहन, आप क्यों रो रही हैं? चिड़िया बहन, आज फिर उस कौवे ने मुझे मारा। अब मैं वापिस अकेली वहाँ नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ चलो और सभी पक्षियों को भी लेकर चलो और मेरा जुगनू मुझे लेकर दो। मैं अब उस जालिम कौवे के साथ नहीं रह सकती। देख लो बिजली बहन, क्या आप अकेले अपने बच्चे को पाल पाओगी? चिड़िया, पहले भी तो मैं अपने बच्चे को अकेले ही पाल रही हूँ और मार भी खा रही हूँ। मैं अपने बच्चे की खातिर हर दुख सह लूंगी, लेकिन अब उस कौवे के साथ नहीं रहूंगी। ठीक है बिजली बहन, आप चलो, मैं तोते और कबूतर को लेकर आती हूँ। फिर मानो चिड़िया सबको लेकर कौवे के घर जाती है। बादल कौवे, कुछ शर्म करो, एक तो तुम काम नहीं करते और हर समय अपनी पत्नी को मारते हो। मैं जवान हूँ और सब काम कर सकता हूँ, लेकिन इस मनहूस को देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं इसकी वजह से कुछ भी घर नहीं लाता। हम सब पक्षियों ने मिलकर फैसला किया है कि जुगनू अब अपनी माँ के साथ ही रहेगा। हाँ, ले जाए ये मनहूस, मैं भी नहीं रखना चाहता ये बच्चा। मुझे नहीं चाहिए ये संतान, ले जा और दफा हो जा मेरे घर से। अब मैं तुम्हें मनाने कभी नहीं आऊँगा। मैं जा रही हूँ, तुम्हें अभी अपने परिवार की जरूरत नहीं है ना? तो देख लेना, एक ना एक दिन तुम जरूर पछताओगे। जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं होगी तो तुम्हें अपनी संतान की याद आएगी। दोस्तों, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। मैं अब कभी दोबारा इस जंगल में लौट कर नहीं आऊंगी। चिड़िया बहन, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। फिर बिजली कभी अपने बेटे जुगनू को लेकर अपने मायके की ओर चली जाती है। क्या हुआ? तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? बिजली, तुम्हारी माँ मर गई है। क्या मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई? अब मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी? मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं बड़े होके आपके सारे दुख मिटा दूंगा। जीता रहे मेरा बेटा, अब तू ही तो मेरा सहारा है। फिर बिजली का भी अपनी माँ के घर में ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और फिर जुगनू का पापी उड़ना सीख लेता है। वह अपनी माँ से भी ज्यादा तेज उड़ता था और वो अब बड़ा हो चुका था। मम्मा, आप ना रोया करें, अब आपका बेटा बड़ा हो गया है। हाँ बेटे, अब मेरे सारे दुख मिट गए। मेरा गुजरा हुआ समय मुझे भूल गया है। अब मेरे सामने तुम हो और तुम्हारी खुशियाँ हैं। जुगनू काबा हर रोज अपनी माँ के लिए तरह तरह के फल ढूंढ कर लाता और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। उधर बादल काबा भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक रात वो जब सोकर उठता है तो उसका पंख नहीं हिलता। ये क्या हो गया? मेरा ये पंख मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? वो अपने घोंसले से उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। कबूतर घर के बाहर से गुजर रहा था तो बादल काबा उसे आवाज लगाता है। कबूतर, चिड़िया से कहना कि एक बार मेरी बात सुन कर जाए। मुझसे उड़ा नहीं जाता, नहीं तो मैं खुद चला जाता। ये कह काबे, मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं बता दूंगा चिड़िया को।
अब तुम अकेले ही सड़ते रहो इस घोंसले में। अगर जवानी में अपने परिवार की रक्षा की होती तो आज तुम्हारे पास रौनकें होती। देखना, जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरे बच्चे मेरे लिए तरह तरह के फल लेकर आएंगे। सभी पक्षी अपने अपने घरों में मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तुम ही हो कौवे जो अपने किए की सजा भुगत रहे हो। फिर कबूतर कौवे को ऐसी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तुम सच्चे हो कबूतर। कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जिनकी सजा सारी जिंदगी भुगतना पड़ती है। चिड़िया बहन, मैं नदी से पानी पीकर आ रहा था। रास्ते में मुझे कौवे ने आवाज दी। वो बहुत बीमार है और तुम्हें बुला रहा है। मैं चाहती हूँ कबूतर भैया। फिर चिड़िया अपने बेटे के साथ कौवे के घर जाती है। चिड़िया बहन, मुझ पर दया करो। मेरा पंख काम करना छोड़ गया है। तुम मेरी पत्नी और बेटे को संदेश भेजो, शायद वो मुझे माफ कर दे। मैं संदेश तो जरूर दे दूंगी, लेकिन तुम्हें वो समय याद है जब तुम कहते थे कि तुम्हें इस परिवार की कोई जरूरत नहीं, तुम जवान हो। अब कहाँ गई वो जवानी? देखो, ये मेरा बेटा है, इसमें मेरी जान है। हम दुख सुख में एक दूसरे के साथ हैं। तुम्हारी अब यही सजा है जो तुम भुगत रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा संदेश दे दूंगी। फिर चिड़िया बिजली कौवे के पास जाती है। चिड़िया बहन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बिजली बहन। आपका बेटा जुगनू कहाँ है? वो दाना लेने गया है, बस आने ही वाला होगा। मेरा जुगनू अब जवान हो गया है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। जिंदगी के सारे दुख भूल गई हूँ। चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि कितना मुश्किल समय गुजारा है मैंने। हाँ बिजली बहन, समय बहुत तेजी से गुजर गया। देखो, हम बूढ़े हो गए और हमारे बच्चे जवान। तभी जुगनू भी दाना लेकर आ जाता है। बिजली बहन, मैं आपको बादल का संदेश देने आई थी। आज उसने मुझे बुलाया था। उसका पंख काम नहीं कर रहा था। वो उजड़े हुए घोंसले में बैठा था। कह रहा था कि मेरी पत्नी और मेरे बेटे को बता आना। चिड़िया बहन, मेरे लिए तो वो उस दिन ही मर गया था जिस दिन मैं अपने छोटे बच्चे को लेकर वहाँ से आई थी। अब वो परिवार ढूंढ रहा है, तो ये नहीं हो सकता जो उसने बोया है वही काटे। और फिर ये बादल कौवा अच्छे से जान लेता है कि परिवार के बिना हम कितने बेबस हैं। वो ऐसे ही कुछ दिनों अपने घोंसले में लेटे लेटे ही मर जाता है। मीना बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ। मम्मा, इतनी भी क्या जल्दी है? सुबह सुबह खाली पेट जाएंगी क्या? कम से कम मम्मा चाय तो पी कर जाएं। मीना, तुम्हारी चाय के चक्कर में सूरज सर पर चढ़ जाएगा और फिर सारी की सारी मछलियाँ नदी के भीतर चली जाएंगी। अगर मछलियाँ नहीं मिली तो बाजार में क्या बेचने जाऊंगी? तभी मानो चिड़िया की बेटी रसोई से चाय लेकर आती है। मामा, इतनी भी क्या जल्दी है? जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलकर ही रहेगा। ये लीजिए, चाय पी लीजिए, जब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ मीना, अब तुमसे भला कौन जीत सकता है? फिर मानो चिड़िया चाय पीती है और अपना मछलियों का जाल उठाकर अपने घर से निकलती है। नदी पर मानो चिड़िया का दोस्त कबूतर भी इंतजार कर रहा था। मानो बहन, कहाँ रह गई थी तुम? देखो तो सूरज सर पर चढ़ आया है। अरे कबूतर भैया, क्या करती? तुम्हें तो पता है मीना का, वो मुझे बिना नाश्ते के आने नहीं देती। ठीक है मानो बहन, चलो अब जल्दी से जाल फेंकते हैं। फिर मानो चिड़िया और कबूतर मिलकर नदी में जाल फेंकते हैं। वो सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, लेकिन उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। जिसके बाद परेशान होकर कबूतर चिड़िया से कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें आज देर हो गई है, अब मछलियाँ नहीं मिलेंगी। तुम्हें तो पता है मानो बहन, हमारे घर का चूल्हा इन मछलियों के बेचने से ही चलता है। आज एक भी मछली नहीं मिली, न जाने कहाँ से आएगा राशन। माफ करना कबूतर भैया, मुझे नहीं मालूम था कि हमारी आज की मेहनत जाया जाएगी। हम गरीबों की तो किस्मत ही बुरी है जो 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। न जाने कब हमें छुटकारा मिलेगा इस गरीबी से। चिड़िया बहन, अगर तुम गरीबी से इतनी ही तंग हो तो इस नदी में छलांग लगा दो। क्या मतलब? मानो बहन, सुना है कि इस नदी में एक जादुई जंगल है। ये काम है बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारे जंगल के 2 पक्षी गए थे इस नदी में। एक तो लौट कर नहीं आया, जो दूसरा आया था वो मालामाल होकर आया था। अरे कबूतर भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला क्या पानी के अंदर जीवन संभव है?
आप तो बस ऐसे ही बातें कर रही हैं। चलिए अब घर चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। मानो चिड़िया कबूतर की बात को अनसुना कर कर अपने घर आ जाती है। जब से मानो चिड़िया ने कबूतर की बात सुनी थी, तब से मानो चिड़िया का मन उस जादुई जंगल को देखने का कर रहा था। क्या हुआ मम्मा, आज आपको नींद नहीं आ रही? फिर मानो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती हुई अपनी बेटी को उस जादुई दुनिया के बारे में बताती है। मीना बेटी, तुम मेरे लिए कल रोटी और पानी बांध देना। ऐसी गरीबी में अब हम नहीं जी सकती। तुम भी अब बड़ी हो गई हो, मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है, इसलिए मैं अपनी तरफ से एक कोशिश जरूर करूँगी। ठीक है मम्मा, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। मानो चिड़िया और मीना की बातें वहीं से गुजरता हुआ बादल कौवा सुन लेता है। क्या जादुई जंगल? कल मैं भी चिड़िया के पीछे पीछे उस जादुई जंगल में जाऊंगा और फिर जंगल का सबसे अमीर कौवा बनकर लौटूंगा। हो हो। अगली सुबह मीना चिड़िया अपनी माँ को भोजन और पानी की बोतल एक पोटली में बांध देती है। मानो चिड़िया वो पोटली उठाती है और नदी की ओर चली जाती है। बादल कौवा जो चिड़िया का पड़ोसी था, वो जाते हुए चिड़िया को देख लेता है। वो भी चिड़िया के पीछे पीछे उड़ने लगता है। मानो चिड़िया नदी पर जाती है और पानी में छलांग लगा देती है। तभी मानो चिड़िया उस जादुई जंगल में पहुंच जाती है। बादल कौवा भी चिड़िया को ये सब करता देख रहा था। वो भी चिड़िया के पीछे पीछे छलांग लगा देता है। अरे, यहाँ तो सच में एक जंगल है, और ये क्या, यहाँ तो पक्षी भी रहते हैं। कबूतर भैया ने कहा था कि यहाँ से मालामाल होकर निकलते हैं, लेकिन इस जंगल के पक्षी तो मुझे गरीब लग रहे हैं। चुपकर बादल कौवा भी मानो चिड़िया को देख रहा था। मानो चिड़िया बैठी हुई थी, तभी एक भिखारी पक्षी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। हाँ तोते भैया, लेकिन मेरे पास तो ये एक सूखी हुई रोटी है, आप इसे ले लो। घर पर पकाने के लिए सब्जी नहीं थी, इसलिए ये अकेली रोटी ही है। कोई बात नहीं चिड़िया, मैं अपना पेट सूखी रोटी खाकर ही भर लूँगा। ऊपर वाला तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भूख तो मुझे भी लगी है, तोते से छीन कर खा लेता हूँ रोटी। फिर बादल कौवा भिखारी तोते के पास आता है। अरे ओए मोटी चोंच वाले, इधर दे, रोटी मुझे दे। लेकिन ये रोटी तो मेरी है। तुम्हें बताऊं क्या, तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा, लाओ इधर। फिर बादल कौवा तोते से रोटी छीन लेता है। गंदे दुष्ट कौवे, ऊपर वाला तुम्हें सजा देगा। मानो चिड़िया थोड़ी आगे जाती है, वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। बेटी, जरा इधर आना, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? जी माँ जी, ये लीजिए पानी। चिड़िया के पास जो पानी की बोतल थी, वो उस बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। मानो चिड़िया आगे बढ़ जाती है, तभी बादल कौवा वहाँ आता है। कौवे बेटा, मेरी बात सुनो, मैं बहुत बूढ़ी और लाचार हूँ, मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ। बुढ़िया, जब तू अपने घर तक उड़ नहीं सकती तो घर से बाहर क्यों निकली थी? मुझे तो लगता है मैंने यहाँ आकर गलती की। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चिड़िया तो बोल रही थी कि यहाँ से मालामाल होकर निकलेंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये भिखारियों का जंगल है। मानो चिड़िया थोड़ा आगे जाती है तो वहाँ कुछ कबूतर के बच्चे अपने लिए एक घोंसला बना रहे थे। आंटी, हमारी मदद करें, हमारा तिनकों का घोंसला बना दे। हाँ बच्चों, तुम अकेले ये घोंसला क्यों बना रहे हो? आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? आंटी, हम अपने मम्मा पापा को इस घोंसले का सरप्राइज देने वाले हैं, इसीलिए हम ये घोंसला बना रहे थे। ऐसे मानो चिड़िया उस जंगल में रहने वाले पक्षियों की मदद करती है। मानो चिड़िया थक हार कर एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ये कैसा जंगल है, यहाँ के सभी पक्षी तो बहुत गरीब हैं। मैं तो यहाँ अपनी गरीबी के दिन बदलने आई थी, लेकिन मुझसे ज्यादा गरीब इस जंगल में हैं। मानो चिड़िया जिस सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठी थी, वो अचानक से हरा भरा हो जाता है और उस पर ढेर सारे सोने के सिक्के लग जाते हैं। ये सब देखकर मानो चिड़िया हैरान हो जाती है। मैं इस जादुई जंगल का रक्षक हूँ।
जो भी इस जादुई जंगल में आता है उसे गरीबी की दुनिया से होकर गुजरना पड़ता है। तुम्हारा इम्तिहान था और तुम इस इम्तिहान में पूरी उतरी हो। मेरे पेड़ के सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हुए। तभी जादुई पेड़ के वो सारे सिक्के एक बैग में भर जाते हैं। चिड़िया, ये सोने से भरा हुआ बैग तुम अपने साथ ले जा सकती हो। अब से तुम्हारे गरीबी के दिन खत्म हुए। धन्यवाद पेड़ जी, मुझे तो लगा था कि ये जादुई जंगल सिर्फ गरीब पक्षियों का है, लेकिन अब समझ में आया ये सब तो एक छल था। इतना कहते हुए मानो चिड़िया वो बैग उठाती है और नदी से निकलते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह वाह, चिड़िया को तो मिल गए सोने के सिक्के। अब मेरी बारी है। पेड़ पेड़, मुझे भी सोने के सिक्के दो, मैं भी अमीर होना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। तुमने जो बोया है वही पाओगे। पेड़ के इतना कहते ही पेड़ पर से पत्थरों की बारिश होने लगती है। बादल कौवा उन्हीं पत्थरों के नीचे दबकर मर जाता है। मानो चिड़िया अपने घर वो बैग लेकर आती है और अपनी बेटी को सारी बात बताती है। इस तरह एक गरीब मछुआरन चिड़िया का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना की शादी धूमधाम से कर देती है। चिड़िया बहन, मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने बच्चे के लिए। मैंने तो अपने बच्चे के लिए अभी से भोजन जमा करना शुरू कर दिया था, मगर कोई जालिम मेरा अंडा ही चुरा कर ले गया। चुप कर जाओ कबूतरी बहन, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। मैं तो रात से सो नहीं पाई। हाँ कबूतरी बहन, मैंने अपने घर में बड़ा डंडा बनाकर रखा हुआ है। जिस दिन वो चोर पकड़ गया उसकी मैं बहुत पिटाई करूँगा। बबली बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने आने वाले कल की चिंता करो, क्योंकि वो चोर अभी भी जंगल में ही है। हम सबको सावधानी बरतनी होगी। मेरा अंडा। बादल जी, जब वो कबूतरी रो रही थी तो मैंने अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोकी हुई थी। बिजली, एक बात तो है, जैसे वो कबूतरी मोटी है वैसे ही उसका अंडा भी मोटा था। देखो ना, एक ही अंडा पीकर हम दोनों का पेट भर गया। अच्छा बादल जी, अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगली सुबह हो जाती है। बादल जी, आज का क्या प्लान है? बिजली, आज का प्लान ये है कि तुम जंगल में जाओ और देख कर आओ कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे हैं। बाकी का प्लान हम बाद में बनाएंगे। तुम चिंता नहीं करो, ये तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी। फिर बिजली कभी जंगल में निकल जाती है और वो जंगल में ऊंची उड़ान भरती है। उसे एक घने पेड़ों के बीच में एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें एक अंडा था। अंडा तो मिल गया, मगर ये है किस पक्षी का, ये मुझे मालूम करना होगा। बिजली कभी थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ तोता और तोती आ जाते हैं। चीकू जी, अब हम दोनों एक साथ भोजन नहीं लेने जाएंगे। हम में से एक अंडे की रक्षा करेगा और दूसरा भोजन लेने जाएगा। अच्छा, तो ये अंडा इस तोते तोती का है। अभी जाकर बादल को बताती हूँ। फिर बिजली कभी भागी भागी बादल कव्वे के पास जाती है। मिल गया बादल जी, मुझे मिल गया, मुझे तोतों का अंडा मिल गया। ठीक है बिजली, अगर हमें वो अंडा पीना है तो हमें अच्छे से चोरी करनी होगी ताकि हमें कोई पकड़ ना सके। लेकिन बादल, हमें करना क्या होगा? मैंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जैसे जैसे मैं कहूँ वैसा वैसा करती जाओ। फिर दूसरे दिन बिजली कभी तोतों के पास जाती है। तोती बहन, सुना है कि जंगल में बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं। ऐसे मौसम में तो हमारे जंगल में भोजन की बहुत कमी हो जाएगी। हाँ कभी बहन, सुना तो मैंने भी है। हमारे जंगल के बाहर इंसान के बाग में अमरूद पके हुए हैं। मैं तो वहीं से पके हुए अमरूद लेने जा रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ आ जाओ। लेकिन बिजली, हम अपना अंडा छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, चिंकी ठीक कह रही है, मैं चलता हूँ बिजली तुम्हारे साथ। तोते, ऐसे तो तुम एक अमरूद ही ला सकोगे। जब जंगल में बारिशें शुरू होगी तो भोजन नहीं मिलेगा, फिर तुम क्या दोगे अपने बच्चे को? इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों चलो।
और कुछ अमरूद लाकर जमा कर लो। फिर वो तोता और तोती बिजली कपी की बातों में आ जाते हैं और वो दोनों बिजली कपी के साथ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बादल कप्पा वहाँ आता है। वो इधर उधर देखकर आसानी से तोतों का अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चिंकी जल्दी करो, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। हाँ चीकू जी, चिंता तो मुझे भी हो रही है। मैंने 2 अमरूद तोड़ लिए हैं। आप भी 2 अमरूद तोड़ लें और जल्दी से हम दोनों वापस चलते हैं। क्या हुआ बिजली, तुम अमरूद नहीं खा रही? तोते, तो मेरा पेट भरा हुआ है। वैसे भी मुझे अमरूद ज्यादा पसंद नहीं है। फिर तोता और तोती वहाँ से अमरूद लेकर चले जाते हैं। मैं कोई पागल हूँ जो तुम्हारी तरह ये अमरूद खाकर अपना पेट भरूंगी। मैं तो आज तुम्हारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडा पीऊंगी। फिर जल्दी से बिजली का बीबी अपने घर की ओर भागती है। अरे चिंकी, हम लूट गए, हमारा अंडा नहीं है। पति जी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने आपसे कहा भी था कि उस कपी की बातों में ना आइए, मगर आपने कहा कि कुछ नहीं होता। वो दोनों बैठे ऐसे रो रहे थे। तभी मानो चिड़िया, बुलबुल और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। बादल जी, जल्दी से तोड़ो ये अंडा, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। फिर बादल कप्पा अपनी चोंच मारता है और अंडे को तोड़ देता है। वो जल्दी से दोनों तोते और तोती का अंडा पी लेते हैं। वाह बादल जी, बहुत मजा आ गया। चलो अब हमें तोते के पास जाकर झूठ मूठ का रोना भी है। कल कबूतरी का, आज तुम्हारा और कल किसी और का अंडा चोरी होगा। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर कौवे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरा तोता भैया और मेरी तोती बहन, मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे बहन भाई का अंडा किसी ने चुरा लिया है, तो मैं भागी भागी चली आई। बिजली, अगर हम तुम्हारे साथ अमरूद लेने ना जाते तो ये सब ना होता। तोते भैया, अगर तुम मुझे दोषी समझते हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन क्या करें, भोजन लाना भी तो जरूरी होता है। हौसला रखो बिजली बहन, हौसला रखो। अब ऐसा नहीं होगा। जब सब भोजन लेने जाएंगे तो मैं घोंसलों की रखवाली करूँगी। मैं ध्यान रखूँगी सबके घोंसलों का। सभी पक्षियों को बुलबुल की ये बात पसंद आती है और फिर बुलबुल ऐसा ही करती है। जब सभी पक्षी भोजन लेने के लिए चले जाते हैं तो बुलबुल जंगल में उड़ती फिरती और सभी घोंसलों का ध्यान रखती। बादल जी, मुझे तो अंडा ही पीना है। अगर आज मुझे अंडा ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। उस मोटी बुलबुल ने सारा खेल ही उल्टा कर दिया। बादल जी, चलो हम किसी दूसरे जंगल में जाकर पक्षियों का अंडा पी लेते हैं। अब यहाँ तो वो मोटी बुलबुल हमारी कोई चाल नहीं चलने देगी। फिर वो पति पत्नी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल निकल जाते हैं। बिजली का पी को एक घोंसले में 3 अंडे दिखाई देते हैं। अरे मीठी बहन, आप यहाँ, आपके अंडों के पास कौन है? मानो बहन, मुझे अपने अंडों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम सब पक्षी अपने अंडे घोंसलों के नीचे छुपा देते हैं और सामने सांप के अंडे रख देते हैं। मीठी बहन, ये तो आप बहुत अच्छा करती हैं, ताकि जो भी सांप के अंडे पिए वो मर जाए। हाँ बहन, इसी तरह तो हमने पिछली बार उस चील और बुरे कौवों को मारा था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। मानो चिड़िया की बहन वापिस जैसे ही अपने जंगल में जाती है तो उसके घोंसले के पास कप्पा और कवि मरे पड़े थे। हमारे अंडे पीना इतना आसान नहीं है। अगर तुम चालाक कौवे हो तो मुझे भी मीठी कहते हैं, मीठी। ऐसे बुराई अपने अंजाम तक पहुंचती है। काली कव्वी, छोड़ दो, ये आम मैंने पहले देखा था। अच्छा, मोटी चोंच वाले, मेरी तो कई दिनों से इस आम पर नजर थी। अब ये आम पक गया तो आ गए अपना मुंह उठाकर। लेकिन कव्वी, मैंने अपनी चोंच से इस आम का रस चखा था। अब ये आम मेरा है। हाय राम, मेरे आम को तुमने अपनी चोंच से खराब कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बिजली कव्वी और चीकू तोता आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वो आम टूटता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। वो दोनों जल्दी से आम के पास जाते हैं, लेकिन आम तो सीधा नीचे चिड़िया के सामने आकर गिरा था, जो अपने पति के साथ अपने बच्चों को लिए दाना ढूंढने आई हुई थी।
अरे तोते भैया और कवि बहन, ये सुबह सुबह लड़ाई क्यों कर रहे हो आप दोनों? चिड़िया, ये आम मेरा है, मुझे दो। नहीं नहीं, ये आम मेरा है। ठीक है, आप दोनों ऐसे लड़ाई मत करो, मैं इसे बांट देती हूँ। फिर मानो चिड़िया आम को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा तोते को और दूसरा हिस्सा कवि को दे देती है। ये क्या, तोते का हिस्सा बड़ा है और मेरा हिस्सा छोटा। बिजली, दोनों के हिस्से बराबर हैं। अब आप और लड़ाई ना करो, जाओ आप अपने घर चली जाओ। बादल कौवा कब से आपको ढूंढ रहा है। बिजली कवि के मन में तो आग चल रही थी। ये छोटी चिड़िया अब मेरा फैसला करेगी। एक दिन इस चिड़िया को मैं भी दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। फिर गुस्से में बिजली कवि अपने घर की ओर चली जाती है। क्या हुआ बिजली, आज इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा क्यों ना करूं, वो है ना छोटी चिड़िया। आज पूरा आम मेरा होने वाला था, मगर वो चिड़िया ने सारा खेल ही उल्टा कर दिया। पता नहीं वो चिड़िया अपने आप को समझती क्या है। बिजली, अब बस करो, गुस्सा थूक दो। तुम चिंता नहीं करो, देखना हम उससे जरूर बदला लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मानो चिड़िया हर सुबह अपने बच्चों को लेकर जंगल में दाना लेने जाती थी, जबकि चंदू चिड़ा लकड़हारे पक्षी के पास मजदूरी किया करता था। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत जोरों की बारिशें शुरू हो जाती हैं। जंगल के सभी पक्षी बारिशों के दिन अपने अपने घरों में ही गुजारते हैं, क्योंकि उन सभी ने अपने लिए पहले ही दाना जमा कर रखा था। लेकिन बिजली कवि और बादल कवि ने अपने घर में दाना जमा नहीं किया था, इसलिए वो कभी किसी पक्षी के घर तो कभी किसी पक्षी के घर चोरियां करते। ऐसे बारिशों के दिन भी गुजर जाते हैं। बारिशों के बाद मानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल से दाना ढूंढने जाती है। मानो चिड़िया और उसके बच्चे मैदान से दाना चुग रहे थे। तभी चिड़िया की चोंच किसी सख्त चीज से टकराती है। बच्चों इधर आओ, लगता है जमीन के नीचे कुछ है। फिर मानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे मिलकर वहाँ से जमीन को खोदते हैं। उन्हें जमीन के अंदर से एक संदूक मिलता है। बच्चों, ये तो बहुत पुराना संदूक लग रहा है, इसमें क्या हो सकता है? मम्मा, हो सकता है कोई खजाना हो। हाँ मीना बेटी, चलो खोलकर देखते हैं। फिर मानो चिड़िया उस संदूक को खोलती है। संदूक के अंदर तो सोने के सिक्के थे और एक पुराना पंख भी पड़ा हुआ था। बच्चों, इस संदूक में तो खजाना है। मम्मा, क्या हम अमीर हो गए हैं? नहीं बच्चों, ये खजाना हमारा नहीं है, लगता है किसी की अमानत है। हम इस संदूक से कुछ भी नहीं लेंगे और जिसका ये संदूक है हमें उसे लौटाना होगा। वहीं पेड़ के पीछे कौवा और कवि छुपे सब कुछ देख रहे थे। देखा बिजली, तुम्हारा बदला लेने का समय आ गया है। अब हम जंगल के पक्षियों को बताएंगे कि चिड़िया ने अपने घर में खजाना छुपा रखा है। अगले दिन पूरे जंगल में कौवे बात को फैला देते हैं। चीकू जी, तुम कोई भी काम नहीं करते। सुना है चिड़िया के पास खजाना है, देखो वो अमीर बन गई है। तुमने किससे सुना? बिजली कवि ने बताया है मुझे। मुझे तो लगता है कि वो कवि झूठ बोल रही होगी। 1 नंबर की झूठी है वो काली कवि। फिर कौवा और कवि चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, हमें जंगल से पता चला है तुम्हारे पास खजाना है। हाँ बिजली, खजाना तो है, लेकिन वो मेरा नहीं है, किसी की अमानत है। अरे चिड़िया बहन, छोड़ो, तुम भी किन बातों में पड़ गई। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम ऐसा करो, आधा खजाना हमें दे दो और आधा तुम रख लो। अपना जाने वो खजाना किसका होगा, किसी सदियों पुराना ही होगा। नहीं कवो, ये खजाना हमारा नहीं है, ये अमानत है। जब तक ये संदूक इसके असल मालिक को ना मिले, मैं इसे पंख नहीं लगाऊंगी। हो। चिड़िया, ऐसी ईमानदारी से कभी किसी का पेट भरा है? तुम बहुत ज्यादा हो, इसीलिए कभी अमीर नहीं बनोगी। हाँ बादल, देखना ये चिड़िया अपनी नेकी के चक्कर में सब कुछ खो देगी। अब तो जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के पास वो खजाना लेने आते हैं। मानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, मगर वो किसी की भी परवाह नहीं करती। वो संदूक उठाती है और सीधा